नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 कंपनी, 27 वकील और उसमें भी विदेशों से मंगाए हुए, यानी कि आपको बताएं जो मुकुल रोहतगी हैं वो विदेश में थे, वहाँ से उनको बुलाया गया स्पेशली इसलिए कि आर्यन खान को बाकी जो वकील थे वो जमानत दिलाने में नाकाम रहे। लेकिन नाकामी सबके हाथ में लगी, क्योंकि वाकई में जो कोर्ट में एनसीबी की तरफ से दलीलें रखी गई उससे ऐसा माना जा रहा है कि अब आर्यन खान कम से कम 10 साल के लिए जेल में जाएगा। उसका ये आरोप सिद्ध करने में एनसीबी कामयाब रहेगी कि वो इंटरनेशनल ड्रग पैडलरों के संबंध में था, टच में था और वहाँ से वो ड्रग मंगाता था और ड्रग की सप्लाई करता था। पैसे के लेन देन की जो डिटेल एनसीबी के पास है, जो कोर्ट में सबमिट की है, उसको लेकर भी ये माना जा रहा है कि ये गंभीर अपराध के तौर पे माना जाएगा। और आपको बताएं, आर्यन खान की तरफ से जो वकील हुए थे पेश, उनकी दलील सुनने के बाद जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये कहा था कि इस केस में बाकी भी जो लोग हैं, मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट, उनकी भी मैं बेल पर सुनवाई करूंगा। और वो जज साहब ने जो कहा था उसका आप जो कानून के जानकार लोग यही आइडिया लगा रहे हैं कि यदि उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप सिद्ध होता है कि उनके पास ड्रग थी और वो ड्रग पैडलरों के टच में थे, इंटरनेशनल ड्रग पैडलरों के टच में थे, वहाँ से ड्रग मंगाकर लोगों को सप्लाई करते थे, तो यदि इस ग्रुप में जो एक गाड़ी में बैठकर साथ आए थे जिनको आपस की ड्रग के बारे में जानकारी थी, तो आर्यन खान की जेब में भले ही ड्रग ना हो, लेकिन उसके जो दोस्त साथ में आए थे उनके पास ड्रग थी और वो इंटरनेशनल ड्रग पैडलरों से उस ड्रग को मंगाए हुए थे। तो यही सिद्ध हो जाएगा कि आर्यन खान भी इस मामले में दोषी है, क्योंकि अभी तक जितनी दलील आर्यन खान की तरफ से रोहतगी वकील ने प्रस्तुत की वो सब की सब दलील यही थी, आर्यन खान के पास तो ड्रग मिली ही नहीं, तो आर्यन खान तो बच्चा है, ये तो जो है ड्रग ले भी नहीं रहा था, चैटिंग पुरानी है। तो एनसीबी ने नई चैट भी कोर्ट में प्रस्तुत की है। और आपको बताएं, एनसीबी की तरफ से एक जो दलील दी गई वो ये भी दी गई कि आर्यन खान को यदि जमानत हो जाती है तो ये बहुत असरदार लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं, ये इस केस में गवाहों को इफेक्टेड कर सकते हैं। और जैसा हमने देखा कि एक गवाह तो वाकई में सामने आ गया और उसने 2 और गवाहों पर यह आरोप लगाया और उसने कहा कि जो शाहरुख खान की मैनेजर है उस मैनेजर की तरफ से 25 करोड़ रुपए का ऑफर और बातचीत उसने सुनी है। कोई एक बैग दिया गया था पूजा ददलानी के द्वारा, और वो जो सैम है इस केस में गवाह, इन सब ने आपस में पैसे बांट लिए हैं। तो ये माना जा रहा है, हालांकि उसकी जांच चल रही है, लेकिन कोर्ट में एनसीबी ने दलील दी कि यदि ये सही है कि ददलानी ने कोई 18 करोड़ रुपए किसी एक गवाह को दिए और 2-3 गवाहों के बीच में पैसे की लेन देन को लेकर कोई बात है, तो वो गंभीर मुद्दा है। और पैसे वाले लोग ये ऑलरेडी हैं ही, ये सब जानते हैं, ऐसे में गवाहों को इफेक्टेड कर सकते हैं और इसलिए आर्यन खान का जेल में रहना जरूरी है। दूसरी तरफ आर्यन खान को जेल में रहने के लिए जो पुख्ता दलीलें रखी उसमें ये था कि आर्यन खान की, आप पुरानी चैट की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो साहब 2 साल पुरानी चैट है, 2 साल पुरानी चैट है। यदि मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, हालांकि देखो वो बहुत बड़े वकील हैं मुकुल रोहतगी, अब उनका काम है कि वो अपने मुवक्किल की तरफ से दलीलें पेश करें और कोशिश करें कि जज साहब कन्विंस हो जाएं उनकी बात से। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मान लीजिए मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन अगर कोई 10 साल पुराना मेरा कोई एक केस खोलते हुए ये कहे कि 10 साल पहले मैंने किसी के सर में डंडा मारा था और उसकी फुटेज ये, उसके सबूत ये हैं, तो क्या मैं ये कहूँगा साहब ये तो 10 साल पुराना है, इस पे तो केस ही नहीं बनता? भाई, मैं कोई भी अपराध ऐसा है, कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें आप कभी भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब हमने देखा है कि उत्पीड़न के केस में महिलाओं को ये दिया गया है कि अगर आपके साथ कोई शोषण होता है, मीटू का कैंपेन चलाने वाले बॉलीवुड के लोग जो पिछले 10-10 साल पुराने केस में ये कह रहे थे हमें भी उत्पीड़न सहना पड़ा, हमारे साथ भी उत्पीड़न हुआ, वही लोग आज कह रहे हैं पुरानी चैट पे कैसे बात हो रही है। अरे तुम्हारा पुराना चैट, पुराना संबंध, पुरानी बातचीत, उस पर आज केस दर्ज हो रहे हैं, उसके ऊपर आप किसी की जिंदगी खराब कर सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं। और ये हमारे कानून में भी है कि आप कोई हत्या 10 साल पुरानी क्यों ना हो, 10 साल बाद यदि कोई साक्ष्य मिलता है, कई बार आप देखिए सीबीआई ने जो गिरफ्तारियां की हैं, जिसके केस में आसाराम बापू बंद है और राम रहीम वाले बंद हैं, ये कौन लोग हैं? पुराना केस था, कितने साल बाद खुला।
तो ये दलीलें जो है ये अपने आप में वो दे रहे हैं, लेकिन ये दलीलें टिकेंगी नहीं कि 2 साल पुरानी चैट है। लेकिन 2 साल पुरानी जो चैट है उसमें ड्रग माफिया से ड्रग मंगाना और उस ड्रग को आगे देना और उस ड्रग की एवज में पैसे लेना, ये चैट एनसीबी के पास है, जिसके बिना पर आर्यन खान ये सिद्ध होता है कि वो ड्रग इंटरनेशनल ड्रग पैडलरों के संपर्क में था। और इसी बेस पर जो कानून के जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि आर्यन खान को 10 साल से 20 साल की सजा होगी। और इस केस में अभी तो ये मुंबई हाई कोर्ट में, इस केस में अभी तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट में केस है, ये अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो एनडीपीएस एक्ट के तहत इन पे जो कार्रवाई हो रही है उसमें जमानत मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि हमारे देश में वो एक बात कहते हैं कि यहाँ किसी गुनाहगार को जेल में पहुंचाने में देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ये निश्चित रूप से डिले कर सकते हैं, उसको डिले करिए, सुनवाई करिए, लेकिन इतना कानून के जानकारों का कहना है कि इस केस में ये तो निश्चित हो गया कि आर्यन खान आसानी से छूटने वाला नहीं है और 10 से 20 साल के बीच उसकी सजा तय है। निश्चित रूप से उसको कल भी बेल एप्लीकेशन उसकी स्वीकार नहीं होगी, ऐसा माना जा रहा है। यहां एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो नवाब मलिक पहले ही दिन से ये कह रहे थे कि ये तो रेड ही फर्जी है, ये तो रेड आर्यन ये तो हुई ही नहीं, ऐसी कोई रेड एनसीबी ने की नहीं, ये तो फर्जीवाड़ा है। आज की डेट में वो नवाब मलिक भी बदल गए, अब वो कहते हैं कि नहीं, वो तो क्रूज पर और लोग भी थे, एक जो है ड्रग माफिया था और वो तो दाढ़ी वाला था, ये ऐसा था वैसा था, फिर वहां रेव पार्टी हुई, यानी आज उन्होंने भी माना। दूसरी तरफ ये मैं बताऊं, जो दलीलें चल रही हैं, जो ये पूरी फौज वकीलों की आर्यन खान के लिए खड़ी हुई थी, इसके बावजूद भी यदि आप बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करा पा रहे हैं और आर्यन खान जेल से बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह तय है कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। गंभीर ना होते तो मामला हाई कोर्ट में पहले ही दिन एक लाइन का जज साहब लिख देते कि भैया आर्यन खान निर्दोष है और इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब मामले की गंभीरता को बॉम्बे हाई कोर्ट भी समझ रहा है। और इसीलिए अब समझना उन लोगों को है जो एनसीबी के समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं डरा रहे हैं, कहीं धमका रहे हैं और टॉर्चर कर रहे हैं। और टॉर्चर करने का बिल्कुल पुराना तरीका है महाराष्ट्र सरकार के कुछ लोगों का। आप देखें सरकार के जो मंत्री हैं जिस तरह की बयानबाजी पर उतर आए हैं कि जाति, धर्म, विवाह, बहन, भाई, अरे भाई मान लो समीर वानखेड़े ने शादी की, वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो दलित है कि नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा तो यह है कि आर्यन खान ड्रग का दोषी है कि नहीं, आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग पैडलरों के संपर्क में था कि नहीं, आर्यन खान 20 साल के लिए जाएगा कि 10 साल के लिए जाएगा, मुद्दा तो यह है। आप जो मुद्दा है नहीं, एक अधिकारी पर सवाल उठा रहे हैं। चलो मान लो समीर वानखेड़े दोषी निकला और समीर वानखेड़े को इस केस से अलग कर देते हैं, जो कि नवाब मलिक की कोशिश है, तो क्या दूसरा कोई अधिकारी आएगा वो इसके केस में क्लीन चिट दे देगा? आप ये कहना चाहते हैं कि इसके एनसीबी में बाकी लोग भ्रष्ट हैं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एनसीबी का मतलब समीर वानखेड़े नहीं है। समीर वानखेड़े हमारे इस देश का ऑफिसर है, ईमानदार अफसर है, और वो अकेला नहीं है। एक के बाद एक चैन हमारे देश में ऐसे अफसरों की है जो ना बिकते हैं ना झुकते हैं। और इसलिए नवाब मलिक यदि सोच रहे हैं कि वो समीर वानखेड़े को टॉर्चर करके, उनके फैमिली को परेशान करके इस किस्से से अलग कर ले जाएंगे और वो किसी अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाएंगे, वो किसी तरह से झूठे फूटे आरोप लगाकर अगर वो आर्यन खान को छुड़ा ले जाएंगे तो ये उनका सपना होगा, क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए एलिगेशन उन्हीं के लिए सिरदर्द बनेंगे। जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं कि जो पैसे लेने का आरोप लगाया उसी को एनसीबी ने आधार बनाकर हाई कोर्ट में रखा, और हाई कोर्ट में निश्चित रूप से जज साहब इस बात पर गौर करेंगे जब अपना फैसला सुनाएंगे कि रईस लोग हैं, उनके द्वारा 1800 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं वो लोग, और इसलिए गवाह को वो इसी से गवाहों को भटका सकते हैं, गवाहों को मोल्ड कर सकते हैं अपने फेवर में। ये बात सिद्ध हो गई तो निश्चित रूप से बेल एप्लीकेशन तो रिजेक्ट होनी ही है, ये सिद्ध होता है। वंदे मातरम।